स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 नवंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि सीमांचल बिहार में सबसे अच्छा जनादेश देने जा रहा है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी को इस जगह पर खाता खोलने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। यह उनके इस बयान से सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। पप्पू यादव अपने बयानों की वजह से बिहार की राजनीति का केंद्र रहे हैं। यह इन दिनों उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए जम करके प्रचार प्रसार किया। पप्पू यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और बिहार में सबसे शानदार जनादेश सीमांचल देगा। इसके अलावा उन्होंने आगे लिखा है कि एक बात दावे से कह सकता हूँ कि बीजेपी को इस इलाके में खाता खोलने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। पप्पू यादव ने इस चुनाव में कई बड़े दावे भी किए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी के कई बड़े चेहरे चुनाव हारने जा रहे हैं। पप्पू यादव के इन बयानों से बिहार की सियासत गर्मा गई है। पप्पू यादव ने कहा कि एनडीए के दोनों उप मुख्यमंत्री इस चुनाव में हारने जा रहे हैं। नीतीश कुमार इस समय सबसे लाडले जरूर हैं, लेकिन वे मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों कल 11 नवंबर को दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। अब इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर अपनी बातें रखी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रथम चरण के बाद एनडीए खेमे में भारी गमगीन है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार के खौफ से गृह मंत्री अधिकारियों से मिलकर के एवं फोन पर धमकी दे रहे हैं। जहां पर ठहरते हैं उस होटल के सीसीटीवी बंद करा देर रात्रि अधिकारियों को बुलाते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अभी सीएम आवास से बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के भुंजा पार्टी की मित्र मंडली के ईडी के चंगुल में फंसे महाराष्ट्र अधिकारी फोन करके अधिकारियों को महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा वोटिंग के दिन तक डिटेन करने, महागठबंधन समर्थित मजबूत बूथों को डिस्टर्ब करने संबंधित निर्देश दिए जा रहे हैं। संबंधित रेंज के अधिकारी बैठक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बदलाव निश्चित है, इसलिए अधिकारी फोन करने वालों का स्क्रीनशॉट तक हमें भेज रहे हैं। बिहार सरकार के ईमानदार अधिकारी बिना रिटायर अधिकारियों के दबाव में आए संविधान सम्मत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। तेजस्वी यादव ने कहा है कि दो गुजराती एन कैन प्रकरण बिहार पर कब्जा करना चाहते हैं। वे बिहार को अपना उपनिवेश बनाना चाहते हैं। जब बिहार की जनता संविधान विरोधी कार्य करने वाले बेगैरत बेजमीर सत्ताधारी नेताओं को कड़ा सबक सिखाने के लिए एक पैर पर खड़ी है। पर गन्ना की जननी बिहार में इनकी ओट चोरी हरगिज नहीं चलेगी। जनता हर प्रकार से इनकी ओट चोरी और फिर लोकतंत्र की डकैती रोकने के लिए तैयार है। यह कहना है तेजस्वी यादव का। दोस्तों बिहार की राजनीति में जनता के तीखे सवाल अब नेताओं के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। बिहार के जमुई से बीजेपी के विधायक और कैंडिडेट श्रेयसी सिंह को अपने ही क्षेत्र के एक युवक के सामने असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। युवक ने विधायक के सामने खड़े होकर के अपनी नाराजगी जताई है। उनसे पूछा कि हमने आपको इसलिए चुना था कि आप हमारे सुख दुख में शामिल होंगे, लेकिन आप तो 5 साल में एक बार भी नहीं आई है। जब श्रेयसी सिंह ने युवक को भरोसा दिलाने की कोशिश की तो फिर युवक ने स्वास्थ्य और फिर शिक्षा की मूलभूत सुविधाओं को गिना दिया। इस सीधे और फिर तीखे सवाल ने बीजेपी विधायक और फिर उम्मीदवार श्रेयसी सिंह को निरत्तर कर दिया है। आखिर में हाथ जोड़ करके श्रेयसी सिंह ने नमस्ते किया है और फिर वहां से निकल गई है। जमुई में चुनाव प्रचार के दौरान मशहूर शूटर और फिर जमुई के सिटिंग बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह का एक नौजवान ने सच का सामना करा दिया। अच्छी बात यह रही है कि श्रेयसी सिंह ने उस युवक की पूरी बात को सुना और फिर आखिर में हाथ जोड़ करके नमस्ते करके वहां से विदा हो गई। पूरी बातचीत का 49 सेकंड का एक वीडियो भी सामने आया है। युवक कहते हैं कि हम लोग स्थानीय क्षेत्र के नेता चुनते हैं, हम ऊपर नहीं देखते हैं। जो हमारे बीच आए, हमारे सुख दुख में साथ दे, हमारे समस्याओं को सुने, हम उसे नेता के तौर पर चुनते हैं। और फिर इस प्रकार से आपको चुने थे दीदी, लेकिन आप एक बार हम लोगों के बीच
बीच नहीं आई है 5 साल में। श्रेयस ने कहा है कि आप भरोसा कीजिए। युवक ने कहा है कि नेताओं के बेटे, बड़े बड़े उद्योगपति के बेटे विदेश में पढ़ते हैं। हमारे बच्चे आज भी सरकारी स्कूल की व्यवस्था देखिए दीदी, आप आज भी देखिए सरकारी स्कूल में व्यवस्था क्या है, जहाँ आप लोगों का इलाज, बड़े बड़े अस्पतालों, नेताओं का इलाज, बड़े बड़े उद्योगपतियों का इलाज लंदन में होता है, पेरिस में होता है, अमेरिका में होता है, लेकिन हम लोग घूंट घूंट करके मर जाते हैं। हमारे आंखों के सामने हमारी माँ को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। बताइए हमारे दिल पर क्या बीतती होगी। आपकी माँ का अगर आपकी आंख के सामने ऑक्सीजन नहीं मिलता तो फिर आप पर क्या बीतता, वह मर ही रही घूट घूट करके, आपके दिल पर कैसा बीतता। बताइए, आप लोग भी इंसान हैं। दोस्तों, बिहार चुनाव के दौरान क्षेत्र की जनता से वोट मांगने पहुंचे बीजेपी विधायक के बीच सड़क पर भारी फजीहत होगी। जब विधायक और बीजेपी उम्मीदवार लोगों से वोट की अपील कर रहे थे, तभी युवक ने उन्हें घेर लिया और फिर पूछा कि थाने में पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पर घूस लिया जाता है, जहां हम आपको वोट क्यों दें। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि केडीवी लाइव इस वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि बिहार के पूर्वी चंपारण के अंतर्गत आने वाले चरैया से मौजूदा विधायक और फिर बीजेपी उम्मीदवार लाल बाबू प्रसाद गुप्ता क्षेत्र की जनता के बीच वोट की अपील करने पहुंचे थे। वे लोगों से अपील कर रहे थे कि उन्हें वोट देकर के एक बार फिर से विधानसभा पहुंचाने का काम करें। इसी दौरान वहां पर मौजूद युवक भड़क गया और विधायक जी से उलझ पड़ा। युवक ने बीजेपी उम्मीदवार लाल बाबू प्रसाद गुप्ता से कहा कि विधायक जी, हमारा एक सवाल, हम लोग पासपोर्ट इंक्वायरी के लिए जब थाने में जाते हैं तो फिर वहां पर 1500 से 2000 रुपये की डिमांड की जाती है। आपके पास हमने फ़ोन कराया तो फिर आपने भी कहा था कि कुछ दे करके करा लीजिए, तो फिर हम लोग घूस दे करके काम कराएंगे और आपको वोट देंगे। इसके बाद बीजेपी उम्मीदवार लाल बाबू प्रसाद गुप्ता हाथ जोड़ने लगे और फिर कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तब युवक ने कहा कि आज हमारा टाइम है, कल से हमारे पास टाइम नहीं रहेगा। इस पर विधायक ने कहा कि 5 रुपये अगर कोई घूस की बात करेगा तो फिर उसकी जुबान काट लेंगे। इसी दौरान उन्होंने अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल किया। दोस्तों, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि निर्दलीय एमपी बनना भगवान के बाप की भी औकात नहीं है। जी हाँ, बिहार चुनाव के बीच पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने अपने बेबाक बयान से फिर से सियासी हलचल मचा दी है। पप्पू यादव ने न सिर्फ निर्दलीय सांसद बनने की मुश्किलों को लेकर के बड़ा बयान दिया है, बल्कि राजद नेता तेजस्वी यादव के रोजगार देने वाले वादे पर भी तीखा सवाल खड़ा कर दिया है। जहाँ चुनावी माहौल में पप्पू यादव ने एक न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान कहा कि निर्दलीय सांसद बनना ये भगवान के बाप की भी औकात नहीं है। आप सोचिए कितनी बिना किसी बड़े दल या फिर गठबंधन के जनता के बीच से अकेले निकलना कितना कठिन है। तेजस्वी यादव के नौकरी देने के वादे पर राहुल गांधी के रिएक्शन पर पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ऐसी बात नहीं कही है। पप्पू यादव ने आगे कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए और फिर 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था तो फिर बाद में उसे जुमला बता दिया गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब उन्होंने 15 लाख 2 करोड़ नौकरी और फिर जाली नोट और स्विस बैंक से पैसा ला रहे थे तो फिर उन्होंने जुमलेबाजी कह दी। जब अमित शाह ने कहा कि मेरा जुमला था तो फिर क्या डॉलर नोटबंदी, शेयर मार्केट, जीएसटी, बुलेट ट्रेन, स्टील स्टार्टअप, ये सब जुमले थे। हालांकि पप्पू यादव ने यह भी कहा कि अगर तेजस्वी यादव ने नौकरी देने का कोई भी निर्णय लिया है तो फिर वे उसे निभाने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने अगर कोई निर्णय लिया है तो फिर निश्चित रूप से तेजस्वी पूरा करेंगे। उन्होंने मोदी जी की तरह 3 करोड़ 2 करोड़ नौकरी की बात नहीं की है। हमारे नेता ने कहा कि 2 साल से 3 साल लगेंगे, हम बिहार को नंबर 1 बनाएंगे और फिर रोजगार की बात करेंगे। वहीं पर पप्पू यादव के इन बयानों से बिहार की सियासत में नई बहस छिड़ गई है। एक तरफ उन्होंने खुद को जनता का सच्चा प्रतिनिधि बताया तो वहीं पर तेजस्वी यादव और फिर मोदी दोनों के वादे की तुलना करके राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। दोस्तों, बिहार की सियासत एक बार फिर से करवट लेने जा रही है। जैसे जैसे चुनावी रण अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहा है तो फिर बिहार में पुराने और फिर नए नेताओं के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। कभी बिहार की राजनीति के सबसे बुलंद नाम रहे लालू प्रसाद यादव अब पर्दे के पीछे हैं, जबकि उनका बेटा तेजस्वी यादव पूरी तरीके से मोर्चे पर डटा हुआ है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अनुभव और फिर योजनाओं के दम पर मैदान में मजबूती से डटे हुए हैं। इस बार का चुनाव न सिर्फ सत्ता के लिए बल्कि एक नई पीढ़ी के उभार और पुरानी
राजनीति के ढलते दौर का संकेत भी माना जा रहा है। जहां पर तेजस्वी रोजगार के नारे के साथ युवाओं को जोड़ने में जुटे हैं, वहीं पर नीतीश कुमार महिलाओं और फिर विकास योजनाओं के जरिए वोटरों को साधने की कोशिश में है। वहीं पर एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार पार्टी दफ्तर पर सीमित मुलाकातों में लालू यादव ने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बने तो फिर पहली प्राथमिकता बेरोजगारी खत्म करना होगा। जहां उन्होंने साफ कहा है कि अब हम नीतीश कुमार को दोबारा स्वीकार नहीं करेंगे, यानी कि किसी भी हाल में जेडीयू से फिर गठबंधन नहीं करेंगे। वहीं पर नीतीश कुमार को लेकर के अब भी राजनीतिक हलचल जारी है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान है कि मुख्यमंत्री का फैसला नए विधायक करेंगे, इसे जेडीयू खेमे में बेचैनी दिखी है। हालांकि भाजपा नेताओं ने बाद में साफ कर दिया है कि नीतीश ही सीएम रहेंगे, लेकिन सवाल अभी भी टिका हुआ है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच बीजेपी नेता और भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने राजद नेता तेजस्वी यादव और भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव पर तीखा हमला बोला है। निरहुआ ने कहा कि तेजस्वी यादव को कोई बताने वाला चाहिए कि उनके साथ जो अश्लील गीतों के उस्ताद खेसारी लाल यादव घूमते हैं वही उनकी छवि बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि खेसारी हर दिन अपना बयान बदलते रहते हैं और किसी एक बात पर टिकते नहीं हैं। निरहुआ ने कहा कि वो कभी वे कहते हैं कि उन्होंने अश्लील गाने रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ और पवन सिंह से सीखे, तो फिर कभी इनकार कर देते हैं कि उन्होंने किसी से कुछ सीखा हो। ऐसे लोग अपनी बातों से पलटने में माहिर है। उनके बयानों से साफ है कि वे चुनाव से भागने की तैयारी में हैं। वहीं पर निरहुआ ने आगे कहा कि वे अपने बयान पर आज भी कायम है और जहां पर राम मंदिर था वहीं सिर्फ राम मंदिर बनना चाहिए था। अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, अभी काशी और मथुरा बाकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता को शिक्षा, रोजगार और फिर सुरक्षा दे रही है, लेकिन साथ ही अपने धर्म और फिर संस्कृति की भी बात कर रही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समय बदल चुका है। एक ओर जहां पर देश से लाल सलाम को आखिरी सलाम किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर के दहशतगर्दियों को मारा है। हिंदुस्तान बदल गया है, दुश्मन को माकूल जवाब मिला है। ये देश का दुर्भाग्य रहा है कि जब केंद्र में कांग्रेस और फिर उसके सहयोगी दलों की सरकार थी, तब दहशत सीमा पर तैनात जवान के सिर काट दिए जाते थे। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौन रहते थे, वे कुछ नहीं कर पाते थे। जब कांग्रेसियों को अपने कृत्यों पर शर्म नहीं आती, उन्हें डूब कर मर जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया है कि कोई भी अन्याय करे तो फिर उसे उसी की भाषा में सबक सिखाने की आवश्यकता है, यह सहन करने की नहीं। बल्कि कांग्रेसियों ने छठी मैया की पूजा के छठ महापर्व को ड्रामा बताया और बिहार के लोगों का अपमान किया है। आप सभी याद रखें, 11 नवंबर को उनके एक एक अपमान का हिसाब चुकता करना है। आज के युग में वोटिंग मशीन ही श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है, जिसे आप लोगों को अपनी उंगली से ओर देकर के प्रभावी बनाना है। कांग्रेसियों को 11 तारीख को सबक सिखाने के लिए आप अपनी उंगली की ताकत से सुदर्शन चक्र को सक्रिय करके एनडीए प्रत्याशी को जिताना है। दोस्तों, तेजस्वी के आरक्षण वाले बयान पर चिराग पासवान ने कहा कि लोगों को गुमराह करके वोट हासिल करना चाहते हैं वे विपक्षी। दरअसल तेजस्वी यादव ने एक चुनाव में आरक्षण का मुद्दा उठाया है, जिस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लोगों को डरा करके वोट हासिल करने की रणनीति और सोच गलत है। मीडिया से बातचीत करने के दौरान चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि हर चुनाव में विपक्षी दलों के नेता मुद्दों से भटक जाते हैं और फिर बेवजह के मुद्दों पर लोगों को गुमराह करके वोट हासिल करना चाहते हैं। विपक्षी दलों की यह सोच ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष चुनाव से पहले एसआईआर जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। दावा किया जा रहा था कि एसआईआर के जरिए लोगों की वोट काटे जा रहे हैं। क्या आपको कोई ऐसा मतदाता मिला जिसने कहा कि उनका वोट काट लिया गया? ये लोग ईवीएम को दोष दे रहे हैं। जब कोई नया बहाना नहीं मिला तो फिर एसआईआर को नया मुद्दा बनाया। एसआईआर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी दलों को लगता है कि एसआईआर उनके लिए मुद्दा है तो फिर एक बार भी अधिकृत आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराई है। यहाँ अगर आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लोगों को डरा करके वोट हासिल करने की योजना सोच गलत है। वहीं पर चिराग पासवान ने कहा है कि एसआईआर का ना तो सरकार से और ना ही हमारे राज्य के लोगों से कोई लेना देना है। हर चुनाव में विपक्ष ने हमेशा भ्रम फैलाने की कोशिश की है। आप देखेंगे ये विपक्ष की रणनीति का हिस्सा बन गया है। जब भी चुनाव आते हैं तो फिर वे एक झूठी कहानी बनाते हैं, गलत सूचना फैलाते हैं और फिर डर पैदा करने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार एक अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं। न सिर्फ कई जनसभाएं कर रहे हैं, इसके साथ ही वे लालू राबड़ी के शासन और फिर जंगल राज को लेकर के जनता को पुराने समय की याद भी दिला रहे हैं। कल दूसरे चरण के प्रचार का अंतिम दिन था। नीतीश कुमार रोहतास जिले के करगढ़ विधानसभा में वहां पर चुनाव प्रचार के लिए गए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2005 से पहले वाला कौन काम नहीं किया था उसको वोट मत दीजिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश मोदी की साझेदारी ने बिहार को जंगल राज से मुक्त कराया है और फिर वंशवाद की राजनीति को खत्म किया है। नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 2005 से पहले बिहार में डर और भय का माहौल था। उस समय पढ़ाई, बिजली, सड़क एवं अन्य व्यवस्था नहीं थी। बिहार में सभी जाति धर्म के लोगों के लिए काम किया गया और आगे जो बचा हुआ है उस काम को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले वाले ने कोई भी काम नहीं किया है, उसे वोट मत दीजिएगा। इस दौरान उन्होंने जदयू प्रत्याशी वशिष्ठ सिंह को मत देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सरकार से जुड़े रहेंगे बल्कि आप लोगों के सीधे संपर्क में रहेंगे और फिर यहाँ का सारा काम कराएंगे। दोस्तों, राजद नेता खेसारी लाल यादव कल अररिया जिला के नरपतगंज विधानसभा में चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे। वहां पर उन्होंने कहा कि बिहार के विकास और फिर नई युवा सोच के लिए परिवर्तन आवश्यक है, जहां अति आवश्यक है। पहले चरण में हुए मतदान ने स्पष्ट किया है कि इस बार बिहार परिवर्तन के मुंह पर खड़ी है। उन्होंने दूसरे चरण में भी महागठबंधन के पक्ष में मतदान करवाने की अपील की है। खेसारी लाल यादव ने कहा है कि राजद नेता तेजस्वी यादव का सरकार गठन को लेकर के कॉन्सेप्ट क्लियर है, जहां पर सबों के मान सम्मान के साथ बेरोजगारों को रोजगार देने के साथ माई बहन योजना के तहत हर एक माँ बहन को महंगाई और गरीबी से लड़ने के लिए ताकत देने के साथ 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार में अपार संभावना है, इसके बावजूद भी बिहार के नौजवान रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में पलायन करने को मजबूर है। बिहार में उद्योग धंधे और फिर रोजगार चाहिए तो फिर महागठबंधन को एक बार विकल्प के तौर पर सत्ता में बैठा करके दिखाइए। दोस्तों, राजनीतिक रणनीतिकार जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में राहुल गांधी की कोई भी गंभीर मौजूदगी नहीं है और फिर उनका प्रभाव युवाओं या फिर जेन जेड पर ना के बराबर है। उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी बिहार में सिर्फ दिखावे के लिए आते हैं और कुछ बयानबाजी करके लौट जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार के युवा अपने फैसले खुद लेते हैं, किसी के कहने पर नहीं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि राहुल गांधी की बार की वोट चोरी की बातें और युवाओं को लोकतंत्र बचाने की अपील का बिहार में कोई भी असर नहीं है। उन्होंने कहा कि जब बिहार के आम लोग ही राहुल गांधी की बात नहीं सुनते हैं तो फिर जेन जेड क्यों सुनेगी। वहीं पर बिहार में जेन जेड कोई ऐसा एक समान समूह नहीं है जो किसी के कहने पर कार्रवाई करे। प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी की स्थानीय जानकारी बेहद सीमित है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी यहाँ पर आते हैं, थोड़ा घूमते हैं और फिर चले जाते हैं। उन्हें यहाँ की जमीन की सच्चाई या फिर लोगों के संघर्ष का अंदाजा नहीं है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी बिहार की राजनीति में कोई भी ठोस योगदान नहीं दे रहे हैं और स्थानीय मुद्दों से पूरी तरीके से कटे हुए हैं। वहीं पर नेपाल में हुए जेन जेड प्रदर्शन का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की स्थिति अलग है। उन्होंने कहा कि लोगों में यहाँ राजनीतिक ऊर्जा बहुत है, भले ही रोजगार या फिर संसाधन ना हो, लेकिन राजनीति हर घर का विषय है। यहाँ पर कोई भी आंदोलन किसी के कहने पर नहीं बल्कि हालात से उपजता है। वहीं पर प्रशांत किशोर ने स्वीकार किया है कि बिहार के चुनाव में युवाओं की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने कहा है कि 20 से 30 साल की युवा बेरोजगारी और फिर पलायन की सबसे बड़ी मार झेल रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये वही वर्ग है जो रोजगार की तलाश में बिहार से बाहर जाता है और संघर्ष भरा जीवन जीता है। यही आज का असली मुद्दा है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक बताया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी की अनुयायी पार्टी बन चुकी है, जहाँ उनकी उपस्थिति सिर्फ सीमांचल तक सीमित है, जहाँ अब भी कुछ मुस्लिम वोटर कांग्रेस की ओर झुके हुए हैं। बाकी राज्य में कांग्रेस का कोई भी प्रभाव नहीं दिखता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होने के बावजूद भी कांग्रेस की राज्य राजनीति में पकड़ बेहद कमजोर है। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे और शपथ समारोह में पीएम मोदी को भी बुलाएंगे। जी हाँ, उन्होंने दावा किया है कि इस बार 2/3 बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा है कि शपथ ग्रहण समारोह के दिन हम सभी घटक दलों के बड़े नेताओं को आमंत्रित करेंगे और प्रधानमंत्री को भी न्योता देंगे। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री भी हमारे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मीसा भारती ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि जब वो बिहार आते हैं तो फिर कट्टा छर्रा की बात करते हैं, लेकिन विकास, रोजगार और शिक्षा पर बात नहीं करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले चरण में जिस तरह जनता ने हमें समर्थन
समर्थन दिया उसी तरह दूसरे चरण में भी मिलेगा। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के बीच मतभेद की खबरों पर उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से गलत है। सभी नेता अपना अपना प्रचार अलग अलग क्षेत्र में करते हैं, क्योंकि 122 विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करना है। उन्होंने कहा कि अगर सभी बड़े नेता एक साथ चले जाएंगे तो फिर बाकी क्षेत्र में प्रचार नहीं हो पाएगा। जहां प्रधानमंत्री की रैली को लेकर के उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या आपने नीतीश कुमार को वहां पर देखा? ऐसा लग रहा था कि मानो उनकी जगह किसी और को मुखौटा लगा करके खड़ा कर दिया गया हो। ये सब ने देखा है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर किस पार्टी ने किराए पर हेलीकॉप्टर बुक किए थे, कितने हेलीकॉप्टर बुक किए थे और कितना खर्च हुआ है? आइए इसके बारे में जानते हैं। आप सुनेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा आंकड़े जान करके। जी हाँ, बिहार पर चुनाव प्रचार थम गया है। कल वोटिंग होनी है। सभी पार्टियों ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। धन, बल और फिर मेहनत से सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने की हर संभव कोशिश करती दिखाई दी है। चुनाव प्रचार के लिए सभी पार्टियों ने हेलीकॉप्टर पर करोड़ों रुपए खर्च किए। जबकि किस पार्टी ने हेलीकॉप्टर पर सबसे अधिक पैसा खर्च किए हैं, किसने कितने हेलीकॉप्टर किराए पर लिए, आइए इस बारे में जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार जैसे गरीब राज्य में हर रोज 23 हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे थे। या हर दिन हेलीकॉप्टर पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जब बिहार में सबसे अधिक हेलीकॉप्टर बीजेपी ने किराए पर लिए थे। बीजेपी के पास 12 हेलीकॉप्टर थे, जबकि एनडीए के पास 14 हेलीकॉप्टर थे। वहीं पर 16 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच के आंकड़ों के अनुसार हेलीकॉप्टर पर 42 करोड़ रुपए से की अधिक खर्च किए गए हैं। हेलीकॉप्टर पर खर्च किए गए मामले में बीजेपी सबसे आगे है। बीजेपी प्रतिदिन हेलीकॉप्टर से नेताओं की आवाजाही पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी। बीजेपी के कुल 40 स्टार प्रचारक थे, जिनके लिए इन हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया गया। स्टार प्रचारकों में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, गिरिराज सिंह राठौर, शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता शामिल है। इसके साथ ही सीएम योगी, हेमंत बिस्वा शर्मा, मोहन यादव और फिर देवेंद्र फडणवीस जैसे मुख्यमंत्री भी इस लिस्ट में शामिल रहे। इसके अलावा कई अन्य हस्तियों के लिए भी हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया। जब बीजेपी के पास 12 हेलीकॉप्टर थे, जिन्हें बीजेपी के नेताओं के साथ साथ एनडीए के नेता उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान भी इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं पर जेडीयू ने 2 हेलीकॉप्टर पर किराए पर लिए थे, जिनमें से एक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उड़ान भर रहे थे, तो फिर वहीं दूसरे का उपयोग ललन सिंह प्रचार करने के लिए जाते थे। वहीं पर बात अगर आरजेडी की करे तो फिर आरजेडी ने 2 हेलीकॉप्टर किराए पर लिए। एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल तेजस्वी यादव कर रहे थे, जो एक दिन में 10 से अधिक सभाओं में शामिल हुए, तो वहीं दूसरे हेलीकॉप्टर का उपयोग पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता कर रहे थे। वहीं पर जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने भी एक हेलीकॉप्टर अपने लिए मंगवाया था, जिससे वे चुनाव प्रचार कर रहे थे। औसतन एक हेलीकॉप्टर का किराया एक दिन का 10 से 12 लाख रुपए होता है। अगर हेलीकॉप्टर डबल इंजन वाला है तो फिर इसका किराया और भी महंगा होता है। इसके साथ ही पटना एयरपोर्ट पर कई वरिष्ठ नेताओं को लेकर के 4 से 5 चार्टर्ड विमान पहुंच रहे थे। इसके बाद पटना से तमाम जिलों तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। राहुल गांधी ने बिहार के किशनगंज में महागठबंधन के कैंडिडेट्स के समर्थन में सभा की है। इस दौरान उन्होंने मोदी और फिर चुनाव आयोग पर जमकर के निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये लोग हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर मध्य प्रदेश में और चोरी करके सरकार बना चुके हैं। बिहार में भी ये यही करने वाले हैं। वहीं पर सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि कुछ दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और सीईसी ज्ञानेश कुमार पर सीधा आरोप लगाया था कि ये लोग मिलकर की वोट चोरी कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों ने आरोपों पर कुछ नहीं बोला। ये नहीं बोल सकते क्योंकि मैंने सच्चाई देश के सामने में रखी है। हरियाणा में 2 करोड़ वोटर्स हैं, जिसमें 25 लाख फर्जी वोटरों ने हरियाणा चुनाव में वोट किया है। साफ है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी के खून में नफरत है। राहुल गांधी ने लोगों से पूछा है कि आपका मूड कैसा है। हिंदुस्तान में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ आरएसएस जो जाति, भाषा, महिला, पुरुष को बांटना चाहते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी महागठबंधन जो देश को जोड़ना चाहते हैं। वहीं पर हर धर्म और फिर जाति जोड़ना चाहता है। मैंने 4000 किलोमीटर यात्रा की है, पैदल यात्रा की है। उसका एक ही मकसद था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना। जब वे कहते हैं कि नफरत फैलाना है, यही राजनीति चल रही है। नरेंद्र मोदी में, उनके खून में, उनकी सोच में नफरत है, जो वो बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। मेरे खून में मोहब्बत है। हम दोनों में ये फ़र्क है। नफरत से उनको क्या मिलता है, इससे इनको
देश का धन मिलता है। जनता का ध्यान भटकाते हैं, जनता को डराते हैं। जब जनता डरती है तो सही सवाल नहीं पूछती है। बिहार की राजनीति में 3-4 सवाल है। पहला, देश के युवा को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? दूसरा, बिना शिक्षा कॉलेज के कैसे मिलेगा? तीसरा, बिहार में यूनिवर्सिटी बेची जा रही है या फिर बंद हो रही है? बिहार का युवा दूसरे प्रदेशों में मजदूरी कर रहे हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह, चुनाव आयोग, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और एनडीए पर भी निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है। लोग महसूस कर रहे हैं कि बदलाव से ही बिहार बदलेगा। उन्होंने कहा कि जनता का समर्थन तेजस्वी के साथ है। इस बार बिहार की जनता एक नौजवान मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। इस दौरान उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बिहार में महागठबंधन जीतेगा। एनडीए को इस बार करारी हार का सामना करना पड़ेगा। बिहार की जनता अब एनडीए सरकार से उखाड़ के फेंकने के मूड में है। अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बिहार से कोई भी लेना देना नहीं है। यूपी में भी काम हवाई किए गए हैं। यह इन्वेस्टमेंट के बहाने कमीशन मांगा जाता तो फिर वो कैसे चंगा हो सकता है? लेकिन बातों में चंगा है। बिहार की जनता इनके झांसे में आने वाले नहीं है। बिहार की तरह ही यूपी में भी 2027 में बदलाव होगा। यूपी के लोग भी बीजेपी से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक रंग को थोपना चाहती है, लेकिन एक रंगी लोगों को देश स्वीकार नहीं करेगा। वहीं फिर अखिलेश यादव ने कहा कि अमित शाह हर भाषण में घुसपैठियों का जिक्र करते हैं। गृह मंत्री बताएं पिछले 11 साल में कितने घुसपैठियां आए हैं, या वैसे भी बीजेपी घुसपैठियों से ज़्यादा घूस पर ध्यान देती है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टियों को खत्म कर देती है। जो इनसे दोस्ती तोड़ता है तो फिर वो खत्म हो जाता है और फिर ओडिशा से अच्छा उदाहरण नहीं मिलेगा। बीजेपी ने यहाँ पर दोस्ती का अच्छा सिला दिया है। सुनने में आया है कि उनका एक प्रत्याशी भी ले लिया है। दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेरा ने एनडीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि हार के डर से प्रदेश के मंत्री अपने घर खाली कर रहे हैं और फाइलें गायब हो रही है। उन्होंने दावा किया है कि भ्रष्टाचार के सबूत मिटाए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार से जुड़े हुए कई अहम दस्तावेज और फिर फाइलें मंत्रियों के घरों से गायब की जा रही है। हार का डर देखते हुए मंत्री अपने घर खाली कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश के कुछ अधिकारी भी मंत्रियों के साथ मिले हुए हैं। जब कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने दावा किया है कि बिहार की जनता का मूड अब एनडीए के लोग भी समझ गए हैं। जब सत्ता से विदाई का डर अब इनको सताने लगा है। उन्होंने कहा है कि सरकार के बड़े नेता और फिर अफसर अपने घरों और फिर दफ्तरों से फाइलों को हटाने में लगे हैं। इससे उनकी पोल खुल सकती है। वहीं पर आखिर ऐसी क्या घबराहट है कि मतदान से ठीक पहले फाइलें गायब की जा रही है? ये कार्रवाई सरकार की नाकामी और फिर घबराहट से को दिखाती है। वहीं पर पवन खेरा से पहले वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने आरोप लगाया था कि विपक्षी नेताओं को सभाएं रद्द कराई गई। जहां मुकेश सहनी ने दावा किया था कि उनके चुनावी कार्यक्रमों को प्रभावित करने के लिए जबरदस्ती 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर रोका गया था। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भी वोट चोरी का आरोप लगाते रहे हैं। दोस्तों, दूसरे चरण में सबसे ज़्यादा सीटें सीमांचल के इलाकों पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज के साथ साथ कई मुस्लिम बहुल सीटों को लेकर के है। जहाँ इन सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या निर्णायक भूमिका निभाती है। इन सीटों पर मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए बुर्के की जांच को लेकर के एक बार फिर से सियासी बवाल मच गया है। जब बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं ने वोटरों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए बुर्का की भी जाँच कराने की मांग की है। दूसरी फेज का चुनाव प्रचार खत्म होते ही बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है, जिसका मतलब बुर्का में वोट डालने से जुड़ा माना जा रहा है। बिहार भाजपा नेताओं ने पहले चरण के मतदान से पहले ही चुनाव आयोग से औपचारिक मांग की थी कि बुर्का पहन करके वोट डालने वाली महिलाओं के चेहरे की पहचान उनके मतदाता पहचान पत्र से कराई से मिलान किया जाए। बीजेपी नेताओं ने खुले तौर पर कहा कि पर्दानशी महिलाओं की आड़ में फर्जी मतदान की भावना बनी रहती है। जहां उनका दावा है कि ये कदम केवल सही मतदाताओं को उनका अधिकार देने और फिर लोकतंत्र की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए है। जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बुर्का जांच की भी मांग की थी। वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बिहार चुनाव के दौरान इस मुद्दे को उठाया और कहा था कि फर्जी मतदान को रोकने के लिए बुर्का तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में पहचान सबसे जरूरी है। उन्होंने विपक्ष पर फर्जी वोट डलवाने की साजिश करने का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग ने इस मामले में स्पष्ट कर दिया है कि बुर्का या फिर पर्दे में आने वाली महिलाओं की पहचान के लिए 1994 से ही
नियम लागू है और उसका कड़ाई से पालन किया जाएगा। वहीं पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बोल चुके हैं कि मतदान केंद्र पर पहचान सत्यापन के लिए पर्दानशीं महिलाओं के लिए लेडी वोटिंग असिस्टेंट यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तैनाती की जाएगी। ये महिला कर्मचारी पूरी गोपनीयता के साथ महिला मतदाताओं के चेहरे का मिलान उनके पहचान पत्र से करेगी। बुर्के की जांच पर आयोग के फैसले के खिलाफ विपक्ष ने जोरदार विरोध जताया। वहीं पर आरजेडी नेताओं ने इसे राजनीतिक साजिश और फिर सांप्रदायिक एजेंडा बताया है। उन्होंने कहा कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत होगी और फिर ये महिला वोटरों का अपमान है। वहीं पर ऐसे में आने वाले 72 घंटे में बुर्का वाला ये मुद्दा सीमांचल की राजनीति को गर्म कर सकता है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के 84 जनसभाएं की है। जेडीयू से मिल रही जानकारी के अनुसार 73 जगहों पर मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से पहुंचे और फिर 11 जनसभाओं के लिए वे सड़क मार्ग से पहुंचे। इतनी सभाओं के बावजूद भी जेडीयू के 17 प्रत्याशियों के लिए मुख्यमंत्री की सभा नहीं हो सकी। एक विधानसभा क्षेत्र में जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो फिर आसपास के कई विधानसभा क्षेत्रों की एनडीए प्रत्याशियों के लिए उन्होंने जनसंपर्क किया। चुनाव के दौरान बीच में 2 दिनों की बारिश के दौरान मुख्यमंत्री ने रोड शो भी किया है। पर जेडीयू कार्यालय ने रविवार को मुख्यमंत्री की चुनावी सभाओं का ब्यौरा जारी किया है। सड़क मार्ग से उन्होंने 1000 किलोमीटर की यात्रा की है। सड़क मार्ग से अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कई जगहों पर एनडीए प्रत्याशियों से मुलाकात की, वहां पर मौजूद लोगों के साथ संवाद भी किया। चुनाव प्रचार के दौरान बीच में 2 दिन हेलीकॉप्टर नहीं उड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से समस्तीपुर होते हुए दरभंगा पहुंच गए। उन्होंने वहां पर भी रोड शो किया। दोस्तों, किशनगंज जिले में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। जहां आज 9 नवंबर है और परसों 11 नवंबर है, परसों चुनाव होने वाले हैं। जहां आज शाम तक पूरे बिहार में चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। वहीं पर किशनगंज जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र किशनगंज, बहादुरगंज, कोचाधामन और ठाकुरगंज में 11 नवंबर को मतदान होना है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने 6000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की देखरेख में 7 प्रखंड किशनगंज सदर, बहादुरगंज, कोचाधामन, टेरागाछ, दिगल बैंक, ठाकुरगंज और पोठिया में लगातार फ्लैग मार्च और फिर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। एसपी सागर कुमार के नेतृत्व में किशनगंज जिले के सभी थाना क्षेत्र में पुलिस पूरी सतर्कता के साथ कानून व्यवस्था की निगरानी कर रही है। वहीं पर पुलिस पर्यवेक्षक दीपक हेलोड़ी स्वयं स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ कई बार बैठकें की है और बूथों की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष सुरक्षा व्यवस्था का निर्देश दिया है। अब तक 61 लोगों पर CCA यानी कि क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जबकि 4042 लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। फिर शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराया जा रहा है। सीमांचल के प्रवेश मार्गों पर विशेष चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां पर वाहनों की गहन जांच की जा रही है ताकि चुनाव में धन बल या फिर शराब का दुरुपयोग न हो सके। वहीं पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में भी प्रशासन सख्त है। अब तक 6 FIR दर्ज की गई है। इनमें किशनगंज विधानसभा से AIMIM प्रत्याशी के खिलाफ 6 नवंबर को मामला दर्ज हुआ है। वहीं पर बहादुरगंज से AIMIM प्रत्याशी पर 2 केस दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा आरजेडी के पूर्व विधायक पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में 4 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं पर पोस्टल बैलेट वोट की फोटो फेसबुक पर अपलोड करने के 2 मामले में भी सामने आए हैं, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं पर फेक न्यूज और पेड न्यूज पर निगरानी के लिए MCMC यानी कि मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी सक्रिय है। सोशल मीडिया, टीवी और फिर प्रिंट मीडिया पर भ्रामक खबरें या फिर विज्ञापन प्रसारित न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने विशेष टीम गठित की है। वहीं पर आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक किशनगंज जिले में कुल 49,21,870 नगद की राशि जब्त की जा चुकी है। अब हम बात करेंगे कि कौन से चेक पोस्ट से कितनी पैसे की जब्ती हुई है। तो 6 अक्टूबर को फरेंगोला चेक पोस्ट से 13 लाख रुपए की जब्ती हुई है। 9 अक्टूबर को छत्तरगाछ से 1 लाख, 14 अक्टूबर को फरेंगोला में से 9,30,000, 15 अक्टूबर फरेंगोला से 9 लाख, 17 अक्टूबर कोचाधामन से 5,30,000, रामपुर से 7,20,000, 21 अक्टूबर को फरेंगोला से 4,21,000। पर पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि किशनगंज जिले में कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी तरीके की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। जब मतदान के दिन हर बूथ पर पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद रहेंगे ताकि मतदाता बिना डर और फिर दबाव के मतदान कर सके। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।